हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी पर। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 2020 के बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। देखो, जो यूपी टेट का एग्जाम है, जो 2019 वाला जो एग्जाम था वो 2020 में हुआ था, और जो 2021 वाला एग्जाम था वो हुआ था 2022 में। तो जो आज का हमारा ये पीवाईक्यूज करने के बाद बस एक एग्जाम और रह जाएगा 2022 वाला। उसके बाद हम अपनी कंटेंट और एमसीक्यू वाली जो सीरीज है उसको शुरू करेंगे। डे 6 तक हमारा हो चुका है, आई थिंक डे 7 से हमें शुरू करनी है। तो चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल देखो क्या है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको लगे कि वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो यूपी टेट 2026 का एग्जाम देने वाले हैं। देखो, जो पीवाईक्यूज है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार क्या हुआ था कि जो ये 2021 में क्या हुआ था कि का जो एग्ज़ाम है, एक लास्ट जो 2017 का जो पेपर था उसमें से 70% पेपर वहीं से आया था। तो जो बच्चे पीवाईक्यूज करके गए थे उनके लिए देखो कितना, मतलब ये चीज़ कितना सही रहा कि उन्होंने तो एकदम से सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज़ कर दिए होंगे। लेकिन जो पीवाईक्यूज करके नहीं गए, अब वो फिर बाद में कहते रहो कि आयोग को टाइम नहीं रहा, आयोग को वो नहीं। देखो, मैं आपको एक क्लियर बात बताती हूँ, जो ये सीटेट और यूपी टेट का एग्ज़ाम है ना, इनमें कोई आपके ये तो है नहीं कि हमें इतने मार्क्स आ जाएंगे, कहीं आपकी मेरिट लगेगी, ऐसा नहीं है ना। ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आपके 90+ मार्क्स आ रहे हैं तो सही है, कोई मेरिट कहीं लग नहीं रही है, ना कुछ होना है। बस ये है कि आपका ये क्लियर हो जाएगा कि आप जो वैकेंसी निकलेगी उनमें होता है मेन मार्क्स का, उनके ऊपर मेरिट लगती है। ठीक है, तो पीवाईक्यूज जो हैं उनको बहुत अच्छे से करो। वहीं से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बार बार, आपने खुद भी देखा होगा। मैं करा रही हूँ, आज डे 7 है, तो कितने सारे क्वेश्चन ना एज इट इज़ रिपीट हुए हैं। उनको तो मैंने बार बार रिपीट भी नहीं किया। आपने देखा होगा मैं कभी 26 क्वेश्चन ला रही हूँ, कभी 28, तो ये मैं स्किप कर रही हूँ उन क्वेश्चंस को जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जब वो एक बार करा दिए तो फिर मैं उनको नहीं लेकर आई बार बार। तो देखो फटाफट आज बिना टाइम वेस्ट के शुरू करो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एक्ट्स एज हार्मोन? विटामिन ई। देखो, जो विटामिन ई है ना वो एक एंटीऑक्सीडेंट है। क्लियर? ये कोई हार्मोन की तरह काम नहीं करता है। ये क्या करता है, हमारी जो सेल्स हैं ना उनको डैमेज होने से बचाता है। तो ये रॉन्ग है। अब देखो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी भी हार्मोन की तरह कार्य नहीं करता। क्लियर? ये तो एक मतलब हेल्प करता है नर्वस सिस्टम फंक्शन में, एनर्जी प्रोडक्शन में। ठीक है, अब देखो ऑप्शन सी, जो ऑप्शन सी है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो विटामिन सी है ना वो घाव भरने और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में काम करता है, तो ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो जो तीनों ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो गए। अब ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। जो विटामिन डी है वो एक्ट करता है लाइक अ हार्मोन, रेगुलेट करता है कैल्शियम और फॉस्फोरस, और हेल्प करता है हमारी बोन्स को डेवलप करने में। क्लियर? तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड इन। 5 जगत जो वर्गीकरण पद्धति के अनुसार बैक्टीरिया और जो नील हरित शैवाल है उनको किस में शामिल किया गया है। मैंने आपको करा रखा है, मैंने आपको ये कंटेंट और एमसीक्यू वाली सीरीज में जो आर.एच. विटेकर थे उन्होंने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था ना, उन्होंने बैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उनको किस में रखा था। आप कमेंट में मुझे बताना अगर आपको ये क्वेश्चन आता था वहां से करने के बाद। उन्होंने इनको रखा था मोनेरा में। ठीक है, मोनेरा किंगडम में। और जो देखो प्लांटे हैं, ये पादप जगत, इनका अलग किंगडम है। प्रोटिस्टा भी अलग है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के लिए है। और जो फंगी है वो कवकों के लिए है। क्लियर? तो चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिश्यू? देखो ऑप्शन ए, फेफड़ा तो एक ऑर्गन है। क्लियर? ये कोई टिश्यू नहीं है, कट हो गया ये हमारा यहीं पे ही। ओवरी, ये भी एक ऑर्गन है। और रक्त एक क्या है, ऑप्शन सी। देखो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। देखो रक्त क्या है, एक टिश्यू है जो किससे, यह कोशिकाओं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स से और प्लाज्मा से मिलकर बनता है। क्लियर? तो जो ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर है। जो किडनी है ये भी एक ऑर्गन है, तीनों ऑर्गन है, बाकी ये जो सी है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेम ऑफ द हार्मोन विच इज एट द पीक ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। अंडोत्सर्ग के समय जिस हार्मोन का स्तर अधिकतम होता है उसका नाम क्या है? देखो ओव्यूलेशन के समय जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ना उसका जो स्तर है वो अचानक बहुत बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। क्लियर? जो अंडोत्सर्ग कराता है। लेकिन जो ऑप्शन बी है, देखो
ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये ओवुलेशन के बाद बढ़ता है और जो एस्ट्रोजन है वो ओवुलेशन से पहले बढ़ता है। क्लियर? और जो FSH है ये क्या है? फॉलिकल डेवलपमेंट के लिए है। पीक ओवुलेशन पर LH होता है। ठीक है, तो जो हमारा इसका सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। हिपोकैम्पस इज अ क्या है? ऑप्शन ए स्तनधारी मैमल, नो ये कोई मैमल नहीं है। सिलेंट्रेट नहीं, ये निडेरिया समूह का भी नहीं है। और प्रोटोकोडेट नहीं, ये एक पूर्ण विकसित कशेरुकी वर्टिब्रेट क्या है? ये एक मछली है। क्लियर? तो जो हमारा इसका सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। जो हिप्पोकैम्पस है ना, इसका एक हिप्पोकैम्पस इज द साइंटिफिक नेम है। ठीक है, किसका? समुद्री घोड़े का। इसको समुद्री घोड़ा भी बोलते हैं, मतलब कि सी हॉर्स, इस नाम से भी ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। द SI यूनिट ऑफ हीट, जो SI यूनिट है हीट की वो क्या है? देखो हीट क्या है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसीलिए जो हीट की SI यूनिट होगी ना वो क्या होगी? वो जूल होगी। ठीक है, अब इसने जो बाकी ऑप्शन दिए हुए हैं, कैलोरी तो एक नॉन SI यूनिट है हीट की। किलो कैलोरी ये भी नॉन SI यूनिट है, ये फूड वगैरह में यूज होती है मेनली। ठीक है, को करने के लिए, मेजर करने के लिए। और जो फोर्थ ऑप्शन है अग, ये एक CGS सिस्टम से रिलेटेड है, SI से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये रहा जो ऑप्शन डी है हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और आज के क्वेश्चंस के बाद मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपके, मैं जितने भी क्वेश्चन लाई हूँ ना, आई होप आपके कम से कम 20 क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए। इन मीडियम द नेचर ऑफ साउंड वेव्स इज, क्योंकि क्वेश्चन ना रिपीट हो रहे हैं। ऑप्शन ए देखो, नीदर लॉन्गिट्यूडनल नॉट ट्रांसवर्स। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन जो ए है ना वो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि साउंड मीडियम में क्लियरली क्या कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल होती है। ठीक है, अब ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, क्योंकि साउंड वेव जो है ना वो मीडियम में कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है। मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वेव की डायरेक्शन के पैरेलल वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन बी है हमारा वो इसका क्या है? सही जवाब है। अब जो ऑप्शन सी है, डी है, सी देखो, सी भी गलत है। ये भी ट्रांसवर्स में कह रहा है तो ये भी गलत है, और ये दोनों में है तो ये भी गलत है, क्योंकि सामान्य माध्यम जैसे एयर, लिक्विड में सॉलिड केवल लॉन्गिट्यूडनल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। द वैल्यू ऑफ एन एंगस्ट्रॉम इज, देखो जो 1 एंगस्ट्रॉम है ना वो इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अब 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। सो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻4 माइक्रोन। ठीक है, तो जो इसका हमारा सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। जो बाकी के क्वेश्चन ऑप्शंस हैं ए, सी और डी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि देखो जो ऑप्शन ए है यह मीटर में वैल्यू होती है माइक्रोन की। अगर ये मीटर में पूछता, माइक्रोन में नहीं है, ये वैल्यू मीटर में है, सॉरी। और ऑप्शन बी देखो ये क्यों है गलत? यह बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, और जो ऑप्शन डी है ये गलत है, ये इस तरीके से यह सही कन्वर्जन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्पीड ऑफ साउंड वेव इज मैक्सिमम इन, देखो कितना फेवरेट क्वेश्चन है ये सी टेट का, यूपी टेट वालों का कितना फेवरेट क्वेश्चन है ये। हर एक एवरी ईयर जब भी एग्जाम हुआ है तभी ये क्वेश्चन आया है। द स्पीड ऑफ साउंड वेव इज मैक्सिमम इन, मैंने आपको बताया था कि जो साउंड की स्पीड है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद फिर गैस में। तो वैक्यूम में जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं करती। इसकी स्पीड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है कि एयर में साउंड की स्पीड कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकंड, ये भी आपको याद रखना है। वाटर में 1500 मीटर पर सेकंड, और स्टील में होगी 5000 मीटर पर सेकंड। तो जो इसका सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर, क्योंकि ये क्या है? एक सॉलिड है। ठीक है, गैस में सबसे कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज द
एक्वेटिक ब्रायोफाइट, निम्न में से कौन जलीय ब्रायोफाइट है? ऑप्शन ए देखो मर्केंसिया पामेटा। देखो जो मर्केंसिया पामेटा है ये तो एक स्थलीय है, टेरेस्ट्रियल है, तो ये रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन बी देखो रिक्सिया डिस्कलर, ये है, ये भी एक मतलब टेरेस्ट्रियल ही है, स्थलीय ही है ये भी, ठीक है। ऑप्शन सी देखो, सी एक जो मर्केंसिया पोलीमोफा है ये भी एक स्थलीय ही है, लैंड ब्रायोफाइट है, पानी में नहीं पाया जाता। क्लियर। तो जो हमारे तीनों ऑप्शन है वो रॉन्ग है, ये याद कर लेना आप। देखो इन्होंने 2 सेम और 2 सेम ग्रुप के दिए हैं, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिए हैं। अब इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, जो रिक्शिया फ्लूटेंस है वो क्या है? एक एक्वेटिक जलीय ब्रायोफाइट है जो पानी में तैरती हुई मिलती है। क्लियर। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटल स्टेम पैरासाइट, निम्न में से कौन पूर्ण तना परजीवी है? ऑप्शन ए देखो विस्कम। विस्कम क्या है? विस्कम तो एक पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, ठीक है। तो इसने पार्शियल तो नहीं पूछा ना, पार्शियल मतलब कि ये कुछ जो फोटोसिंथेसिस है वो खुद करता है। क्लियर। अब देखो ऑप्शन बी कस्कुटा अमरवेल, यस ये इसका सही जवाब है। जो कस्कुटा है ये एक टोटल स्टेम पैरासाइट है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। यह पूरी तरह से किस पर डिपेंड होता है? होस्ट प्लांट पर डिपेंड होता है। क्लियर। अब देखो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। और जो रेफ्लेशिया है, देखो ऑप्शन जो सी है, ये एक टोटल रूट पैरासाइट है, ठीक है। क्या है ये टोटल? ये कितना डीप में देखो इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, टोटल रूट पैरासाइट है। और जो चंदन है ये क्या है? ये भी एक पार्शियल रूट पैरासाइट है। नोट डाउन कर लीजिए ये पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि क्वेश्चन इधर उधर से ही घुमा फिरा के आ रहा है। कई बार ऑप्शंस चेंज है, कई बार ऑप्शंस एज इट इज़ भी हैं। 40% 30% PYQ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? मैच द फॉलोइंग इवेंट्स इन प्लांट्स, पौधों में होने वाली घटनाओं का मिलान करो। देखो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, इनको हमें क्या करना है? मैच करना है। सबसे पहले आप देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कौन करता है? ऑप्शन ए का क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कौन करेगा? रूट हेयर्स, ठीक है। डी फर्स्ट का क्या है? थर्ड। और एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल कौन करेगा? एपीब्लेमा। क्लियर। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जाइलम और ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स फ्लोएम। क्लियर। तो जो ये सीक्वेंस है हमारा, देखो क्या हुआ हमारा सीक्वेंस, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड और बी का थर्ड और फर्स्ट का, सॉरी बी का फोर्थ और थर्ड का फर्स्ट है, ठीक है। तो जो हमारा इसका सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन डी ये रहा। आप ये याद कर लो जो जाइलम है वो क्या करेगा, नोट डाउन कर लो साथ के साथ। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कौन करेगा? रूट हेयर्स, ठीक है। तो ए का क्या हो गया? थर्ड। सेकंड देखो बी, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल कौन करेगा? एपीब्लेमा, ठीक है। तो बी का क्या हो गया? 4। सी का देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ऑप्शन 1 जाइलम, और डी का देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स फ्लोएम, ऑप्शन 2। ऐसे करके देखो ये हमारा इसका सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? एंडेमिक स्पीसीज आर, ये सीटेट में भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड है। देखो स्थानिक जातियाँ क्या हैं? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो एंडेमिक स्पीसीज होती हैं ना वो एक मतलब एक पार्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, ठीक है, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती है। क्लियर। और जो ऑप्शन ए देखो इसने क्या कहा है? प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर वेरी कॉमन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में जो पाई जाती हैं वो एंडेमिक होती है। नहीं, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो गया हमारा? रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी देखो प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, बिल्कुल वह पौधे और जंतु जो केवल एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र पर पाए जाते हैं, बिल्कुल राइट।
ये इसका सही जवाब है। और देखो जो ऑप्शन सी है, विलुप्ति के कगार पर प्रजातियां, ये तो एक एंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं। क्लियर, इनको क्या बोलते हैं? एंडेंजर्ड स्पीसीज। और वाइल्ड स्पीसीज विच आर रेस्क्यूड फ्रॉम पोचर्स, वे जंगली जीव जिन्हें शिकारियों से बचाया गया है। नहीं, ये तो एक कंजर्वेशन का उदाहरण है, इसमें तो कोई एंडेमिक का कोई मतलब ही नहीं है। तो जो हमारा इसका सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स इज। देखो ये क्या है? स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये ओवरी, और इसके अंदर ये क्या है? ऐसी तरह ओव्यूल्स। क्लियर? तो ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का। प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो हम डिटेल में करेंगे अभी अपनी जो कंटेंट वाली सीरीज है उसमें। और अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टर्म में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर किसी टॉपिक पर आपको कोई डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना। वीडियो अगर आपको समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अपने जो भी साथी आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो जो मैंने आपको इसका बताया है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब हम देखो इसमें हम मैच करेंगे कि हमारा सीक्वेंस कौन से वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सेट हो रहा है। थैलमस भी इसने दिया है। देखो थैलमस होता है ये वाला हिस्सा, बेस, जिसके ऊपर ये जो हमारी ओवरी है ना, ये टिकी होती है। फूल का जो ये बेस वाला हिस्सा होता है इसको थैलमस बोलते हैं, पुष्पासन। क्लियर? तो जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। इन्होंने पूरा सीक्वेंस बनाया, स्टिग्मा सबसे ऊपर, फिर स्टाइल, फिर ओवरी, और फिर उसके नीचे ये थैलमस है। क्लियर? बाकी ऑप्शन क्यों गलत है? देखो इन्होंने सीक्वेंस सही से नहीं दिया। पहले में ओवरी दे दिया, बी, ऑप्शन बी ए यहाँ गलत हो गया। बी में पहले स्टाइल दे दी, उसके बाद पहले ओवरी स्टाइल, ऐसे इन्होंने ना सीक्वेंसिंग में गड़बड़ कर दी, इसीलिए ये हमारे जो ए बी सी है ना, ये हमारे यहीं पर कट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, विच रिप्रेजेंट्स कैल्सिनेशन। देखो जो कैल्सिनेशन कौन प्रदर्शित करता है? कैल्सिनेशन क्या होता है? देखो सबसे पहले आप ये समझो, यह वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को एयर की अनुपस्थिति या सीमित मात्रा में क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। क्लियर? और को इससे क्या होता है? जो CO2 है, कार्बोनेट और से क्या निकलता है? CO2 निकल जाती है और ऑक्साइड बन जाता है। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, इससे क्या बनेगा? MgCO3 क्या है? ये रहा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। देखो जो मैग्नीशियम कार्बन है ना, कार्बोनेट है, सॉरी, ये है MgCO3, क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है, जब उसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? गर्म करने पर MgCO3 को गर्म करने पर, मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनेगा? MgO क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ में क्या बनेगा? CO2। क्लियर? तो जो हमारा इसका सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन ए, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है? कैल्सिनेशन शो कर रहा है। और कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होती है? जिसमें एयर की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म किया जाता है, जिससे CO2 निकलती है और ऑक्साइड बनता है। बाकी के ऑप्शन जो है बी, सी और डी, ये सही नहीं है, क्योंकि जो बी है ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है, और जो डी है, सी है, ये भी डायरेक्ट ऑक्सीडेशन है। क्लियर? और जो डी है ये भी रस्टिंग है, इसमें भी एयर में गर्म कर रहे हैं हम, ठीक है, तो इनमें सब में एयर का यूज है, तो ये रोंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच कलरलेस गैस टर्न्स लेड एसीटेट पेपर ब्लैक। देखो ऑप्शन ए SO2, नो, ये तो लेड एसीटेट पेपर को काला नहीं करती। जो Cl2 है ये ब्लीचिंग एक्शन करता है लेकिन ब्लैक नहीं करता। और जो H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड, एक क्या है? ये क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड, ये एक कलरलेस गैस है जो क्या करती है? यह लेड एसीटेट पेपर के संपर्क में आती है और उसे ब्लैक लेड सल्फाइड, तो जब ये उसके संपर्क में आएगी तो क्या बनेगा? PbS, ठीक है, क्या बन जाएगा? ब्लैक लेड सल्फाइड
बनता है। तो जो हमारा इसका सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हियर। और जो ऑप्शन डी है Br2, यह तो एक रंगीन गैस या फिर वाष्प है, कलरलेस नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, निम्न यौगिकों पर विचार कीजिए। फिर इन्होंने क्वेश्चन को आगे देखो थोड़ा लेंथ बढ़ाई है इन्होंने क्वेश्चन की, पहले बिल्कुल ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे। फिर इन्होंने पूछा विच अमंग दीज कंपाउंड्स द इलेक्ट्रोफाइल्स आर, इन यौगिकों में इलेक्ट्रोफाइल्स है। अब इन्होंने ऑप्शन दिए हैं तो वो हमें टिक करना है, जो भी हमारा सही होगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है। देखो, इलेक्ट्रोफाइल्स एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स वे कण होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। उसके बाद देखो ऑप्शन ए, जो बोरोन है Bf3, बोरोन हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये एक्सेप्ट करेगा ना, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ऑप्शन ए है। अब ऑप्शन बी देखो IF3, ये हाईली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन को ये भी पुल करेगा, क्योंकि देखो सेंट्रल जो एटम है ना वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्लियर, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल है नेचर में। अब जो CO2 है ये तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन टिपिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये नहीं है, तो ये नॉन इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब जो PCl5 है ये यस, ये इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म PCl6, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन सही है वो क्या क्या है, ए ऑप्शन 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, डी नहीं है। तो अब देखो हमारा इनमें से 1, 2 और 4 कहाँ पर है, 1, 2 और 4 ऑप्शन डी में है। देखो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, निम्न में से कौन सा नाभिकीय योग अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक क्रियाशील है। ऑप्शन ए देखो P नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड, ऑप्शन बी बेंजेल्डिहाइड, P मिथाइल बेंजेल्डिहाइड। नेक्स्ट देखो ऑप्शन डी, देखो जो एक ना दो ग्रुप होते हैं, ठीक है, एक EWG और एक EDG। EWG क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जो मिथाइल है ना CH जो 3 है वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जो मतलब कि इसमें क्या होता है, एक विड्रॉइंग होता है और एक डोनेटिंग होता है। तो जो ऑप्शन ए है ना यहाँ पे वो हमारा सही आंसर है। क्यों, क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप विच इनहेंस द पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। ठीक है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, द मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोनिल कार्बन, और उतनी ज़्यादा क्या होगा, वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो जो ऑप्शन ए है वो क्या है, हमारा इसका राइट आंसर है। अब जो ऑप्शन बी है देखो सी है, और जो हमारा इसका ऑप्शन डी है, ये सभी क्या हैं, ये सभी EDG ग्रुप में आते हैं। ठीक है, EDG मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिक, और जो 1 है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आता है, इसीलिए इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी होती है ना जो कार्बोनाइल कार्बन की, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ऑन कमिंग डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, ऑप्शन ए देखो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज, ऑप्शन ए देखो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, क्योंकि देखो एटम का साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का जो आकर्षण है ना वो कम होगा। ठीक है, अब ऑप्शन बी देखो, तो ए बिल्कुल सही है, बी देखो बी भी बिल्कुल सही है, एटॉमिक रेडियस जो है वो भी इंक्रीज होगी, परमाणु की त्रिज्या है जो वो भी बढ़ेगी, क्योंकि हर अगली तत्व में क्या होगा, नया सेल जुड़ेगा। अब ऑप्शन सी देखो, आयोनाइजेशन
एंथैल्पी डिक्रीज होगी, क्योंकि जो आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता है, इसीलिए उसे निकालना आसान होता है। तो जो ऑप्शन ए है, बी है, सी है, ये तीनों के तीनों क्या हैं, सही है। तो इसने क्या पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए, बी और सी ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऑप्शन ए देखो क्या है, इंफ्रारेड, अवरक्त किरणें, यस, नहीं है। इसने पूछा है विद्युत चुंबकीय नहीं है, तो इंफ्रारेड तो है, एक्सरेज भी है, माइक्रोवेव भी है, लेकिन जो अल्ट्रासोनिक प्रश्रव्य जो किरणें हैं ये कैसी वेव है, साउंड वेव है, ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं ना वो मैकेनिकल ध्वनि तरंगे हैं, इन्हें माध्यम की जरूरत होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ अर्थ इज। पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा पर नतांक का मान है। देखो जो एंगल ऑफ डिप होता है ना, द एंगल मेड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जो नातांक है, एंगल ऑफ डिप है, वह कोण है जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ बनाता है। तो जो मैग्नेटिक इक्वेटर पर क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्या है, कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल है, तो इसलिए वहां पर जो एंगल ऑफ डिप होगा ना वो क्या होगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, डेसिबल इज। डेसिबल क्या है, एक वाट सवर। नो, ये तो एक वाट सवर तो नहीं है। ऑप्शन बी, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है। नो, ऑप्शन डी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी देखो, ध्वनि स्तर की माप। यस, जो क्या डेसिबल है वो क्या है, इज द यूनिट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी और लेवल ऑफ साउंड। ठीक है, जो डेसिबल है वो क्या है, ध्वनि की तीव्रता और ध्वनि स्तर को मापने की क्या है, इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23, किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ करंट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ। ऑप्शन ए देखो, नन ऑफ दीज। नो, क्या पता इसमें आंसर हो नीचे। ऑप्शन बी, मोमेंटम, ये तो मैकेनिक्स से रिलेटेड है, ये भी नहीं है। मास, द्रव्यमान, द्रव्यमान का संरक्षण तो देखो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं ना उनमें ये अप्लाई होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। जो किरचॉफ है का धारा जो नियम है वो आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, चार्ज पर आधारित है। तो यही हमारा इसका क्या है, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द ओर कॉपर पायराइट इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय। अयस्क कॉपर पायराइट का सांद्रीकरण किया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया एक बार और, मैंने शायद ये करा चुकी मैं आपको। नहीं कराया, सॉरी। ये नन ऑफ दीज देख के मुझे लगा। 24 देखो, नहीं, नीचे देखेंगे पहले हम। अब देखो ऑप्शन बी देखो, मैग्नेटिक प्रोसेस, मैग्नेटिक मेथड तो मेनली जो है ना वो मैग्नेटिक ओर्स के लिए यूज होगा, तो ये भी नहीं है हमारा आंसर। अब ऑप्शन सी देखो, फ्लोटेशन प्रोसेस, फेन उत्प्लावन विधि से। यस, इसमें क्या होगा कि जो सल्फाइड ओर्स है ना वो कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसमें जो सल्फाइड पार्टिकल्स है ना वो ऑयल के साथ मिलकर फोम में ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, और जो गेंग है वो नीचे रह जाता है। गेंग मतलब कि जो इम्प्योरिटी होगी ना उनको गेंग बोला है इसने। ठीक है, तो जो इम्प्योरिटीज होंगी वो नीचे रह जाएगी। फेन उत्प्लावन विधि से क्या करेंगे हम, द और कॉपर पायराइट इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय। अब जो ऑप्शन ए है देखो, इसने ऑप्शन ए में क्या कहा है कि नन ऑफ दीज, ये भी नहीं है। मैग्नेटिक एक चुंबकीय विधि से रिलेटेड है, और जो ग्रेविटेशनल है ये तो डेंसिटी डिफरेंस पर आधारित है। तो जो बाकी ऑप्शन है वो हमारे ऑटोमेटिक खुद ही एलिमिनेट हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, कई बार तो ना ऑप्शंस को पढ़ने से ही अगर हमें क्वेश्चन आ भी नहीं रहा और हमने 4 ऑप्शन पढ़े हैं अच्छे से, तो हम उसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नेम क्या होगा, क्या होगा, 2-मिथोक्सी प्रोपेन। 2-मिथोक्सी प्रोपेन कहाँ पे है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। देखो
जो मेन जो चेन है, पेरेंट जो चेन है वो क्या है, प्रोपेन। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 कार्बन है। और जो OCH3 ग्रुप है ना, मिथॉक्सी ग्रुप है, वो भी है। तो जो मिथॉक्सी ग्रुप है वो सेकंड कार्बन पर जुड़ा हुआ है, OCH3। इसीलिए जो IUPAC नेम होगा वो क्या होगा, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। और जो ऑप्शन ए है ये क्यों गलत है, क्योंकि ये एक कॉमन नेम है, IUPAC नेम नहीं है। और बी और सी क्यों गलत है, क्योंकि ये कार्बन की नंबरिंग है, ठीक है, ना कि IUPAC नेम। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। द बॉन्ड एनर्जी फॉर कैटेनेशन नेक्स्ट टू कार्बन इज। कार्बन के बाद श्रृंखला कैटेनेशन हेतु बंद ऊर्जा किसकी होती है। देखो ऑप्शन ए फॉस्फोरस, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी सिलिकॉन। देखो जो इसका सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो सबसे पहले ना आपको कैटेनेशन का मतलब पता होना चाहिए। कैटेनेशन का मतलब है अपने ही परमाणुओं से क्या बनाना, चेन बनाना, श्रृंखला बनाना, ठीक है, समझ रहे हो। तो कार्बन सबसे अधिक कैटेनेशन दिखाता है, इसीलिए इसकी जो एनर्जी है ना उसमें बहुत ज़्यादा होती है। कार्बन के बाद जो सबसे अधिक कैटेनेशन शो करेगा ना वो कौन करेगा, सल्फर करेगा, ठीक है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हियर। आई होप आप सभी को आज की जो क्लास है वो समझ आई होगी। और अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो को मतलब अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैंने इसकी जो PYQs की जो प्लेलिस्ट है ना वो वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट ऐड की हुई है, उसमें जाकर आप चेक कर लेना, वहाँ से ईयर वाइज अपने PYQs को सोल्व कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू PYQs के साथ, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट एवरीवन।